भारतीय सांस्कृतिक पहलुओं में मेलों का विशेष स्थान है और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में वर्ष भर विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में आयोजित मेले अपने आप में खास है और विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक पहलुओं को समाये हुए हैं, जिन पर हमारा आज का यह वीडियो रहेगा। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए आज की क्लास की हाइलाइट्स जो है मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो एक लंबी लिस्ट हम लोग के पास है जिन मेलों पे हमें चर्चा करनी है। सभी मेले उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप यह सभी मेले खास हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश के सभी मेलों की बात करें तो लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमें कुछ खास महत्वपूर्ण मेलों पे ही चर्चा करनी है। तो ये लिस्ट इसी क्रम में बनाई गई है। अंत में हम लोग यह भी जानेंगे कि मेलों का वास्तव में महत्व क्या होता है। ऐसा नहीं है कि ये सब महत्व है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रहेगा, नहीं, ओवरऑल है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि क्या मेले आयोजित किए जाते हैं और किस प्रकार से यह धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समाये हुए हैं। स्वयं में बात क्लियर है। तो इस पे ज़्यादा समय ना लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा आज का प्रश्न जो आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाने वाले मेलों की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, यह इसका पहला एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोग को यह चीज़ पता है कि हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा पेपर 5 जो यूपी स्पेशल एग्जाम है उसकी हम लोग इस समय पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश तो प्रश्नों में शामिल है ही है। इसी क्रम में क्या कह रहे हैं कि मेलों की जो विशेषताएं हैं, यानी कि कौन सा मेला किस लिए आयोजित किया जाता है और क्या उसकी खास बात है, ये बतानी है। लेकिन आगे ये भी आपसे पूछा गया है कि मेलों का महत्व बताइए। तो इस प्रश्न को आप कब हल कर पाएंगे और कब इस प्रश्न में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे, यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते हैं और इस वीडियो में बताई जाने वाली बातों के नोट्स बना लेते हैं। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि रेगुलर संस्कृति आईएएस की जो टीम है वह आप लोग के लिए कार्य कर रही है और आपको पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही है। तो इस क्रम में आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप वीडियोस को लाइक करें जो आप नहीं करते हैं और बाकी साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं हमारे क्या खास बात है उत्तर प्रदेश की मेलों की। तो यहाँ बताया गया है कि भाई पूरे साल मेले लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ष भर मेलों का कार्यक्रम चलेगा अलग अलग स्थानों पे। तो ऐसा बताया जाता है कि लगभग 2250 मेले उत्तर प्रदेश में एक वर्ष के अंदर लगते हैं। ठीक, वहीं दूसरी खास बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मेले हैं वो कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। और बताते हैं कि 86 फेयर्स यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं पूरे एक वर्ष के अंदर। ठीक, तो ये एक खास बात है। ये एक समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले किस जनपद में लगते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी क्रम में वर्ष भर जो मेलों की संख्या यह भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो इस क्रम में आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपके जो फैक्ट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला मेला कौन सा है। तो हम लोग को बात करनी है कुंभ मेले की। जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो कुंभ का जो मेला होता है यह नाम हमें अमूमन सुनने को मिलता रहता है। ऐसा होता है ना, कई बार हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें पता लगता है कि हाँ, कुंभ के मेले में भाई बहन बिछड़ गए थे, भाई भाई जुड़वा भाई थे, बिछड़ गए थे। तो एक नाम हमें जर्नली सुनने को मिलता है। लेकिन ये मेला अपने आप में बहुत खास है और क्या क्या खास बातें हैं ज़रा एक बार इसकी सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि ये जो कुंभ नाम है कहाँ से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, संस्कृत में कुंभ, घड़े या कलश, इससे संबंधित इस नाम को माना जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि जब कुंभ का मतलब संस्कृत में क्या है, घड़ा या कलश है, तो इसी क्रम में यहाँ ये भी कह रहे हैं कि इस मेले का अर्थ उत्सव होता है। ठीक है, तो कुंभ लगाया जाता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय। ठीक, हालांकि उत्तर प्रदेश में इसका एक विशेष महत्व है। तो क्या स्थिति है जरा समझते हैं और कहाँ कहाँ पे ये आयोजित होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होगा, प्रयागराज में। क्यों, क्योंकि वह क्षेत्र त्रिवेणी संगम के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या कह रहे हैं, यह भारत का सबसे बड़ा मेला है। चलिए भाई, ये बात अपने आप में बहुत खास हो गई और इम्पॉर्टेंट हो गई एग्जाम के लिए। और विश्व के सबसे जो बड़े मेले हैं उनमें भी इसको स्थान दिया जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अतिरिक्त भी ये 3 स्थानों पे आयोजित किया जाता है। कौन से 3 स्थल हैं, तो हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब आप लोग को ये जो पॉइंट है बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस में। तो क्या खास बात है, 4 जगह ये पूरा मेला लग रहा है। तो 4 जगह कहाँ कहाँ लग रहा है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन।
अब सिर्फ यही 4 जगह की अगर हम देखें तो इन सभी क्षेत्रों का अपने आप में एक विशेष धार्मिक महत्व है। ठीक है, चारों ही जगह हम समझते हैं अलग अलग धार्मिक महत्व के संबंध में। अब क्या खास बात है, चलते हैं थोड़ा सा अब धार्मिक शास्त्रों की ओर। तो हमारे जो धार्मिक शास्त्र हैं वो क्या बताते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत निकालने का कार्य किया गया था, विष भी निकला था अमृत से पहले, तो बताते हैं कि जिस समय अमृत निकला था तो अमृत की कुछ बूंदें इन चारों स्थलों पर गिर गई थी। तो इसी वजह से इन्हीं चारों स्थलों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब क्या और खास बातें हैं जरा एक और बार देखते हैं। लेकिन देश और दुनिया से बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और एक विहंगम दृश्य यहाँ बनाते हैं। जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हरिद्वार की तस्वीर है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग खड़े दिखाई देंगे। तो ये कुंभ की ही तस्वीर है। तो एक अलग ही नया दृश्य बनता है हर बार कुंभ के मेले में। तो क्या कह रहे हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ था, समुद्र मंथन के दौरान कुछ बूंदें गिरी थी। प्रयाग में बताते हैं कि 12 वर्ष पे त्रिवेणी संगम यानी कि जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो इसकी समय अवधि आप लोग को पता होनी चाहिए क्या है, 12 वर्ष। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीधा 12 वर्ष में लगेगा, तो चीज़ों को और सहज और ताकि लोग जाने सांस्कृतिक सामाजिक पहलुओं को, इसीलिए एक नई टर्म भी बनाई गई है जिस टर्म को क्या कहते हैं, अर्ध कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टर्म बनी हुई है भाई अर्ध कुंभ की। अब अर्ध कुंभ कब लगेगा, तो आधा कर देते हैं काम, यानी कि जो मुख्य कुंभ है वह 12 वर्षों में एक बार लग रहा है, तो अर्ध कुंभ कब लगेगा, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताएं आप लोग, 6 वर्ष में। तो प्रत्येक 6 वर्ष में क्या होता है, एक अर्ध कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 वर्षों के अंतराल पे यह कार्य किया जाता है। ठीक, 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ चलेगा और 12 वर्ष हो जाएंगे तो एक कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मेला है 1 माह तक चलता है। ठीक है, हालांकि वर्षों का समय अधिक है, जो गैप है वो अधिक है, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरा जो मेला है यह 1 माह तक चलेगा। इस दौरान जो श्रद्धालु होते हैं, ये खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऋषि मुनि तपस्वी होते हैं, साधु संत होते हैं, उन लोगों की बात यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कल्पवास करते हैं। अब कल्पवास क्या होता है, ये एक प्रकार की साधना होती है जिसमें आप केवल ज़मीन पे रहते हैं। ठीक, एक उचित नियम जो बनाए गए हैं उन सभी नियमों का पालन करते हैं, फलाहार धारण करते हैं, फलाहार लेते हैं और साथ साथ ही आप इसके अलावा जो भी मुख्य रीति रिवाज है उनका पालन करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कल्पवास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप चीज़ों को लिमिटेड मात्रा में लेंगे, जो गिनी चुनी चीज़ें हैं वही, और आप फर्श पे ही सोने का कार्य करेंगे। तो यह कल्पवास के कुछ नियम हैं जो कुछ श्रद्धालु इसका पालन भी पूरे 1 महीने तक करते हैं। ये पूरे 1 महीने इन लोग का इसी प्रकार से बीतेगा। ठीक, 6 वर्षों पे अर्ध कुंभ होता है, ये बात हम लोग बता चुके हैं। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि 144 वर्ष जब हो जाते हैं, यानी कि एक कुंभ जब हुआ तो उसके 144 वर्षों के बाद यह भी स्थिति है कि एक महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब कुंभ आप देख रहे हैं कि 3 प्रकार के हो गए हैं। सबसे छोटी टर्म जो है वह अर्ध कुंभ है, 12 वर्षों वाली कुंभ है, और उसके बाद महाकुंभ जो 144 वर्षों पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सभी बातें खास हैं। आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं जरा वह भी देख लेते हैं। तो बता रहे हैं कि भाई वर्ष 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत घोषित कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। ठीक है, ऐसा है नहीं कि भारत के सभी मेले यहाँ चले आते हैं, भारत का खास मेला है, इकलौता मेला है जिसको यूनेस्को ने अमूर्त विरासत घोषित किया है। तो ये पॉइंट आप लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो यह काम कब हुआ था, 2017 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं कि 2019 में अंतिम बार कुंभ का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, अगला जो है कुंभ कब है, 2025 में है ना। ठीक है, तो बता रहे हैं कि जब 19 में आयोजित किया गया था कुंभ मेले को, तो इसको एक खास थीम दी गई थी। ठीक है, जनरली दी जाती है। तो किस थीम पे आयोजित किया गया था, सर्व सिद्धि पदा कुंभ, यह इसकी थीम थी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही इसमें एक नारा भी दिया गया था। क्या नारा था वह, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ तथा चलो कुंभ चलें, ये इसका नारा था। तो ये हर एक बात आप लोग को पता होनी चाहिए और आंसर में आपको लिख देनी है। ठीक है, तो कुंभ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोग को बता दी है। तो क्या क्या खास बातें थी, हर एक चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, कर लिए हैं। ठीक है, सब कुछ लिख लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग अपने अगले मेले को। तो कौन सा है हमारा अगला मेला,
बटेश्वर मेला है। ठीक है, ये एक खास मेला है। ये क्यों खास है? देखिए तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है। जनरली मेलों में क्या होता है कि झूले लगाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और लोग स्नान करते हैं। लेकिन ये मेला अपने आप में खास क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ दूर दूर तक पशु दिखाई दे रहे हैं। अब पशु दिख रहे हैं तो क्या मतलब है कि ये एक कैसा मेला है? ये एक प्रकार का पशु मेला होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जो इंसानों के मेले लगते हैं उसी के अंदर पशुओं के मेलों का भी खास स्थान है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपने पशुओं को लाते हैं, उनकी खरीद बिक्री करते हैं। तो क्या खास बातें हैं बटेश्वर मेले की समझते हैं। इस मेले के कुछ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है, इसीलिए ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बटेश्वर, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया जाता है ये मेला? आगरा में। ये आपको हर जगह पे बात ध्यान रखनी है। ठीक, कुंभ मेला कहाँ कहाँ आयोजित होता है बता चुका हूँ। बटेश्वर मेला कहाँ लगेगा? सिर्फ आगरा में ही देखने को मिलेगा। ठीक, कहाँ पर? आगरा के बटेश्वर में। कब लगता है? अक्टूबर से नवंबर के महीने में लगेगा। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर शिफ्ट होगा या फिर दोनों ही महीने चलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बटेश्वर नाथ का नाम भारत के प्राचीन धार्मिक स्थलों में शामिल है। ठीक, और ये बटेश्वर का मतलब क्या है कि ये भगवान शिव का एक नाम है। ठीक है, तो उसी नाम के आधार पर जगह बनी और इस जगह का धार्मिक महत्व हुआ, इसीलिए यहाँ पर अब इस मेले का आयोजन निरंतर किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बता रहे हैं कि यमुना नदी के तट पर यह कार्य होता है। यानी पूरा मेला जो कहाँ लगेगा? यमुना नदी के तट पर लगेगा। ठीक, तो आगरे में यमुना नदी के तट पर, कहाँ पर? बटेश्वर में। कैसा मेला? पशु मेला। अक्टूबर नवंबर माह में लगता है। बात क्लियर है? ओके, आगे क्या कह रहे हैं कि बड़ा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर जनरली कार्तिक मास से संबंधित होता, तो यह कार्य मुख्य रूप से इस मास में होगा। ठीक है, तो ये बात सारी थी बटेश्वर मेले की। हर एक मेले में आपको विशेषताएं मिलेंगी 5-6, आपको बहुत ब्रीफली नोट डाउन कर लेना है। क्यों? यहाँ पर आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं स्क्रीन का तो आपको ऐसे ही लॉन्ग नोट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि हर चीज़ के शॉर्ट नोट आपके पास हो। क्यों? वे इजी टू रिवाइज होते हैं, तो इसीलिए उनको समय समय पर रिवाइज करते रहना है और बहुत शॉर्ट नोट्स बना लेना है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बता रहे हैं अगला मेला कौन सा है भाई? माघ मेला है। कहाँ लगता है? यह भी प्रयागराज में लगता है। ठीक, अब चलते हैं वापस से कुंभ की ओर। कुंभ के बारे में आपको यह पता लगाता है कि हर 6 साल पे क्या लगता है? अर्ध कुंभ, फिर 12 साल पे कुंभ और 144 वर्षों में महाकुंभ। ये बात आप लोग को बताई गई थी उस समय। अब यहाँ पर इसमें आपको एक और टर्म जोड़ देनी है, यानी कि ये जो मेला है ना कुंभ के अनुरूप ही होता है। कैसे होता है? हर 1 साल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर यह स्थिति है कि हर 1 साल में जो मेला यहाँ पे लगता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 साल पे ही मेला लगेगा, नहीं, क्षेत्र का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बहुत खास है। इसीलिए क्या बता रहे हैं कि हर 1 साल पे भी यहाँ मेला लगाया जाएगा, लेकिन प्रतिवर्ष लगने वाला जो मेला होगा उसको माघ मेले के नाम से जानेंगे। इसके अलावा 6 वर्ष की अवधि, 12 वर्ष की अवधि और 144 वर्षों की अवधि, ये अपने आप में खास है। आगे क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक 12वें वर्ष ये जो मेला है ये कुंभ के साथ लगता है, यानी कि हर 12वें वर्ष कुंभ के साथ लगेगा और 6ठे वर्ष में अर्ध कुंभ के साथ लगेगा। ठीक, आगे कह रहे हैं कि ये जो मेला है पूरे माघ वर्ष के दौरान जारी रहता है। अगर हम कुंभ की स्थिति समझें तो ये भी पूरे महीने चल रहा था, तो इस प्रकार से जो माघ मेला है ये भी 1 महीने ही चल रहा है। ठीक, इसके अलावा इसमें भी कल्पवास होता है जो कुंभ मेले में भी देखने को मिलता था, तो इसीलिए कहते हैं कि इस मेले में कुंभ मेले से काफ़ी अधिक समानताएं हैं। बात क्लियर है? ठीक, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बताया गया है? एक अलग मेला जिसका नाम है रामायण मेला। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बात प्रसिद्ध है समझते हैं एक बार। 1961 में बताते हैं कि राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने इसके बारे में अपने विचार जो थे वो प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य क्या था? वे चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं और अलग अलग क्षेत्रों में रामायण की जो शैली है उसको आपस में समायोजित किया जाए और लोग उससे परिचित हो। तो इन सभी उद्देश्यों के लिए क्या किया? राम मनोहर लोहिया ने अपना विचार प्रस्तुत किया था कि रामायण मेले का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं। अगर आप देखें जो ये बना हुआ है इतना बड़ा सेटअप पूरा का पूरा, वहाँ पे सभी चीज़ें ये हैं। ठीक है, नाम भी इनका लिखा हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसे सर्वप्रथम 1973 में चित्रकूट में आयोजित किया गया था। किसने किया था? जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कौन? कमलापति त्रिपाठी।
तो कमलापति त्रिपाठी के द्वारा 1973 में यह कार्य किया गया था। अब देखिए, राम मनोहर लोहिया ने विचार कब प्रस्तुत किया था? 1961 में। ठीक, यानी कि इसके लगभग 12 वर्षों के बाद चित्रकूट में पहली बार रामायण मेला लगा था। अब चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब रामायण मेला जो था वो पहली बार कहाँ लगा? चित्रकूट में, लेकिन बाद में इसकी जगह बदल दी गई। कब? 1982 में इसका स्थान बदल दिया गया और उसके बाद से यह जो मेला है वह अयोध्या में लगना शुरू हो गया। ठीक, हम सभी जानते हैं कि अयोध्या भगवान राम के संबंधित है और एक पवित्र जन्मभूमि उनकी मानी जाती है। तो ठीक इसी क्रम में ये मेला जो था वो निरंतर अब अयोध्या में लगता है। तो यहाँ पे ये कार्य किसने शुरू किया था? श्रीपति मिश्र ने। तो कुछ खास विशेषताएं, लोग भी जुड़ गए हैं, अलग अलग समय अभी चल रहा है, तो सभी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो मेला होगा, जब रामायण मेला, तो उसमें रामायण से संबंधित ही हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, यानी कि साधु संत आएंगे, रामायण के विद्वान आएंगे, आपस में चर्चा करेंगे, डिबेट्स करेंगे और अलग अलग नए पक्षों को ढूंढेंगे धर्म में। ठीक है, इस अवसर पर हम ये भी देखेंगे कि रामलीला का आयोजन होगा और रामायण से संबंधित उपदेश और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जो कि जनरली मेलों में होते ही हैं। बात इतनी क्लियर है। तो ये बात रामायण मेले की थी। आगे क्या कह रहे हैं कि आपको अब जन्माष्टमी मेला भी समझना है, यानी कि भगवान राम को समझा, भगवान कृष्ण को भी समझिए। तो क्या कह रहे हैं, कहाँ लगेगा मेला? मथुरा में। मथुरा कौन सा क्षेत्र है भाई उत्तर प्रदेश में जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं? ठीक, ये बात नहीं भूलनी है आप लोगों ने। तो मथुरा में ये मेला लगेगा, 9 दिन तक चलेगा और ऑब्वियस सी बात है, मथुरा जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, बहुत सारे अनेकों अनेक मंदिर हैं उनके वहाँ पर, तो इसीलिए बता रहे हैं कि मथुरा में ये 9 दिन तक चलेगा और इस मेले के दौरान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित जो चलचित्र हैं, जो कहानियाँ हैं, उनको दिखाया जाएगा, रासलीला दिखाई जाएगी अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो भगवान कृष्ण से संबंधित रहेंगे, वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। ठीक, आगे इसमें क्या बात बताई गई है कि लाखों लोग आएंगे, यानी कि ये जनरल टेंडेंसी है, इतना खास मेला। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, सभी भगवानों से हम सभी लोग संबंधित हैं और हम चाहते हैं कि हम इन सभी चीज़ों में, इन सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। तो इसलिए लाखों की संख्या में बहुत अधिक भीड़ यहाँ हो जाती है और बहुत सारे लोग मथुरा पहुँचते हैं इस मेले में शामिल होने के लिए। ठीक है बात। चलिए, अब आगे क्या कह रहे हैं, कैलाश मेले के बारे में भी समझ लीजिए। अब ये जो जितने भी मेले आप समझ रहे हैं ना, इन सभी के अच्छे से नोट्स बना लीजिए और यही मेले आप आंसर में लिख के आइएगा और उसके बाद देखिएगा आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि आगरा से 12 किलोमीटर दूर लगता है, कहाँ? कैलाश नामक एक जगह है, वहाँ लगेगा। ठीक है, अब ज़्यादा अगर हम नहीं पढ़ाएं आपको या मैं आपको नहीं बताऊं तो कुछ चीज़ें आपके जो ब्रेन है ना अब तक वो चीज़ों को रिफाइन कर चुका होगा। जैसे कि कैलाश मेला, नाम सुनते हम समझ गए होंगे कैलाश शब्द जो है वो किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो बिल्कुल वही वाली बात है। तो कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर के महीने में ये लगता है। ठीक है, अगस्त सितंबर का महीना जो जर्नली होता है, हम लोग देखते हैं कि अगस्त के महीने में जो होता है वो श्रावण का महीना चल रहा होता है। ठीक है, तो श्रावण मास जो होता है वो किससे संबंधित होता है? भगवान शिव से संबंधित होता है। जनरली उसी समय हम लोग बात कर रहे हैं कि अगस्त सितंबर में हम लोग को जनरली यह मेला देखने को मिलेगा। ठीक है, बात सारी क्लियर है आपको। तो यह खास बातें किसकी थी? कैलाश मेले की। ठीक है, तो आगे क्या बता रहे हैं कि भाई आपको ददरी पशु मेला भी समझना है। तो अभी तक हम लोगों ने जो मेले देखे उनका धार्मिक महत्व खास था, इसीलिए अलग अलग स्थलों पर उनको आयोजित किया जा रहा था। अब इसी क्रम में ददरी मेला भी खास है। क्यों? आपको नाम में ही एक खास चीज़ दिख रही होगी, इसके धार्मिक पहलू तो नहीं है लेकिन सांस्कृतिक पहलू खास है। ठीक है, ये किस मेले से समानता रख रहा है? बटेश्वर मेले से समानता रख रहा है, लेकिन जो ददरी पशु मेला है ये उससे ज़्यादा खास है। क्यों है खास, जरा देख लेते हैं एक बार। तो बताते हैं कि भाई कहाँ लगता है ये? बलिया के ददरी में। ठीक है, हम लोग ये सभी बात जानते हैं कि बलिया जो है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी जनपद है। तो उसका जो ददरी क्षेत्र है वहाँ पे ये मेला लगेगा। इस मेले के बारे में ये भी बताया जाता है कि भाई यह मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। ये खास बात यहाँ पर लिखी हुई है आप लोग के सामने। अब लेकिन एक प्रश्न, यदि ये मेला दूसरा भारत का सबसे बड़ा मेला है तो पहला कौन? हु इज़ फर्स्ट? दिख रहा है स्क्रीन पर? अच्छा, आप लोग यही बताना चाहते हैं मुझे कि आप लोग जानते हैं, दिखा गया है क्योंकि। ठीक है, तो यही वाली बात है। बिहार के सोनपुर में एक मेला लगता है। ठीक है, बिहार के सोनपुर में लगने वाला जो मेला है वह भी कैसा है? वह भी पशु मेला है। ठीक, तो ऐसा बताया जाता है कि जो बिहार वाला मेला है वो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद क्रमबद्ध करें तो दूसरे नंबर पे बलिया वाला, यानी कि जो ददरी पशु मेला है उसका क्रम है।
बात क्लियर है आपको। तो पशुओं की खरीद बिक्री होती है, देश और दुनिया के अलग अलग स्थलों से लोग आते हैं पशुओं को लेकर और अलग अलग अपनी अपनी पसंद के अनुसार पशु खरीदना पसंद करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं आगे कि ये महीना जो होता है, ये जो मेला होता है ये 1 महीने तक चलता है। ठीक है, पूरा मेला 1 महीने चलेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि 2 चरणों में होता है ये। अब ये एक खास विशेषता है इस मेले की। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, ज़रा समझिए। हम लोग जितने मेले पढ़े हमने कहीं नहीं देखा कि ऐसी बात हो रही हो कि 2 चरण होंगे। तो ये मेला अपने आप में खास हो जाता है। कौन सा? ददरी पशु मेला। अब क्या बता रहे हैं कब लगेगा? कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित है भाई इसका पहला चरण। कब होगा? तो कार्तिक पूर्णिमा के आने से 10 दिन पहले इसका पहला चरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो कार्तिक मास हम लोग समझते हैं किससे संबंधित है और धार्मिक महत्व खास है इसका। तो बता रहे हैं कि कार्तिक की जो पूर्णिमा होगी उसके 10 दिन पहले इसका पहला चरण शुरू हो जाएगा। पहले चरण में क्या काम होगा? भारत में अलग अलग जगह से, यानी कि देश और दुनिया के अलग अलग व्यापारी आएंगे और अच्छी अच्छी नस्लों के प्रजातियों के पशु लाएंगे और उनकी खरीद बिक्री होगी। तो इसीलिए यह मेला खास है भाई। ठीक है, चलिए। तो इसी प्रकार पहला जो चरण रहेगा वो मुख्य रूप से पशुओं से संबंधित रहेगा और उनकी खरीद बिक्री यहाँ पर की जाएगी। लेकिन यह भी बता रहे हैं कि इसके बाद इसका एक दूसरा चरण भी शुरू होगा, जो कब होगा? कार्तिक पूर्णिमा के बाद शुरू होगा। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के 10 दिन पहले मेला शुरू हुआ, खत्म कब होगा? कार्तिक पूर्णिमा पे आके मेला समाप्त हो गया। यानी कि अब पशुओं का कार्य जो है वो समाप्त कर दिया गया है, पशु नहीं रहेंगे मेले में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेलों के अंदर? अब सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले के शुरू हो जाएंगे। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा तक क्या सिर्फ पशुओं की बात, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक, बहुत इजी है समझना चीज़ों को। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भाई सरधना मेले की भी आपको बात करनी है। ठीक है, इसको महोत्सव भी कहते हैं, इसको मेला भी कहते हैं। अब ये सरधना महोत्सव या मेला अपने आप में खास क्यों है ये भी आपको समझना। तो अब तक हम लोगों ने कुछ खास चीज़ें देखी, जैसे कि मेले जो आ रहे थे वो कैसे थे? पशु मेले थे। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने देखा जो मेले थे वो खास तौर पे हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थे। ये खास चीज़ हम लोग को अभी तक देखने को मिल रही थी। अब एक नया धर्म और कुछ नई बातें यहाँ पर हम लोग को करनी है। ठीक है, नया धर्म और कुछ नई बातें। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो ये क्रिश्चियन मेला होता है। ठीक है, कैसा मेला है? ये एक क्रिश्चियन मेला है। ये बात हम लोग को याद कही है। अच्छा जी, अब इस मेले को आयोजित कहाँ किया जाता है? तो मेरठ में ये मेला लगता है। अब मेरठ में लग रहा है, क्रिश्चियन मेला भी है। ठीक है, जगह का नाम हमें पता है क्या है? सरधना। लेकिन कहाँ? तो इसकी एक खास जगह है, वहीं मेला लगता है। तो जगह का नाम क्या है? सरधना के अंदर एक चर्च है। चर्च का नाम क्या है? बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस, ये चर्च का नाम है। तो इस चर्च में ये मेला आयोजित किया था। हालांकि यदि आप याद करने में सक्षम नहीं है तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि धरसना में, सरधना में ये जो मेला है वह चर्च में लगेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेला मदर मरियम के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कब लगेगा? नवंबर के पहले सप्ताह में लगेगा। चीज़ें क्लियर हैं? तो कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, किस जगह लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। ठीक है ना, ये सभी बातें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अच्छे से। ठीक, तो यह सभी इसका महत्व भी दिखा रहे हैं, इसकी विशेषता भी दिखा रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इस मेले में बड़ी संख्या में ईसाई श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, और इतिहास प्रेमी यहाँ पर क्या किए जाते हैं? सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह से इतिहास प्रेमी आएंगे, लोगों को जानेंगे, समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे और ईसाई धर्म के प्रति जो आस्था है वह यहाँ लोगों की देखने को मिलेगी। यही वह चर्च है। ठीक है, कहाँ पर है ये चर्च? सरधना में यह चर्च है और यह चर्च पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इस समय हो जाती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, चर्च है, क्लियर है, और यहाँ पर जीसस क्राइस्ट भी है। चीज़ें इतनी क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अब हमें आगे क्या समझना है? नककटैया या नवकटैया मन जो मेला है यह लगता है कहाँ पर? वाराणसी में। चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, अब आपको पहली बात तो पता लग गई कि मेला लगता कहाँ है ये, लेकिन इसका नाम अपने आप में खास है। कैसा मेला है ये? नककटैया। संधि विच्छेद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या लगेगा हमें? नककटैया, यानी कि नाक काटने की बात लग रहा है कि ऐसा इसमें हो सकती है। ठीक है, चीज़ें हम जनरली समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नाम में ही सभी चीज़ें छुपी होती हैं, परिभाषा या अर्थ उसका क्लियर हो जाता है। नककटैया यानी कि नाक काटी जाएगी। याद करो,
भारत का इतिहास किसकी नाक काटने के लिए फेमस है, या हिंदू संस्कृति में हम देखते हैं कि किसकी नाक काटी गई थी? आया याद? हाँ बिल्कुल सही। कहाँ गए आप? रामायण समझने गए। ठीक है, तो यह जो मेला है यह उसी से ही संबंधित है, तो यहाँ पर नाक काटी जाएगी। चलिए देखते हैं किसकी नाक यहाँ पर कट रही है। तो कह रहे हैं कि भाई खासतौर पे इस मेले का जो चलन हुआ था ये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया था, यानी कि जो सामान्य लोग थे वो चाहते थे कि एक ऐसा मंच तैयार हो जहाँ पर हम लोग ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बात कर सकें। लेकिन अब उस समय एक प्रोटोकॉल था कि अगर आप चाहते हैं ब्रिटिश सरकार का विरोध करना तो आपको सरकार इकट्ठा नहीं होने देगी। क्यों? उस समय हम देखते थे कि किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब उस समय की जो स्थिति थी उसको संभालने के लिए लोगों ने अपना टैक्टिक्स आजमाया और सोचा कि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें नहीं रोक पाएगी। तो मेले के अंदर यह कार्यक्रम लोगों ने उस समय किया था। तो ये इसकी शुरुआत इस प्रकार हुई थी। और सबसे पहले बताते हैं कि 1887 में यह जो मेला था बाबा फतेह राम ने शुरू किया था। नाम अपने आप में ही खास हो गया। देखिए राम भी है और फतेह भी, यानी कि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म का समावेश हो रहा है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि हिंदू मुस्लिम एकता भी इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि चीज़ें आगे की क्या है समझते हैं। इसका आयोजन कब होता है? करवा चौथ के अवसर पे होता है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वाराणसी में होता है, तो कहाँ? चैतगंज में होता है वाराणसी के। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि ये मेला रामायण की घटना से संबंधित, यानी कि जिस समय जो लक्ष्मण थे उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी थी, फिर उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास गई थी और रावण को बताया था सीता माता के बारे में, और उसके बाद ही सीता माता का हरण हुआ था। और हम पूरी रामायण आगे की देखते समझते हैं। तो शुरुआत उसकी यही से ही हुई थी। ठीक है, तो उसी से ये संबंधित है और इसीलिए इसको नक कटैया मेला कहा जाता है। यानी कि चलिए देखते हैं किस प्रकार से आज नाक कटेगी। ओके, चलिए आगे क्या कह रहे हैं, इससे संबंधित बातें जो थी वो सभी क्लियर है। आप लोग को तस्वीर में भी दिख रहा है कि किस प्रकार से यह कार्य हो रहा है। ठीक है, तो एक खास मेला है वाराणसी का आप लोग के सामने। ठीक है, आगे बढ़ के थोड़ी अगली बात कर लेते हैं, जैसे कि देवा शरीफ मेले की। ठीक, हिंदू मेले पड़े, एक मेला क्रिश्चियन भी आया, तो ये जो मेला है वैसे मुस्लिम धर्म से संबंधित है। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता इसमें देखने को आपको मिलेगी। ठीक, क्यों मिलेगी उसके पीछे एक बड़ा कारण है। वो कारण क्या है देखते हैं। वार्षिक मेला है, यानी कि एक वर्ष में एक बार तो लगेगा ही। कब लगेगा? अक्टूबर नवंबर में लगेगा। ठीक, कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगता है। चलिए कब तक चलेगा? 10 दिन तक चलेगा। देख रहे हैं अभी एक लाइन कंप्लीट नहीं हुई है और आपको मैंने 4-5 बातें जनरली बता दी हैं। ठीक है, तो 10 दिन चलेगा। कहाँ पे? बाराबंकी के देवा कस्बा में। इतनी बात क्लियर है। आगे क्या कह रहे हैं, इसका आयोजन क्यों किया जाता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यह मुस्लिम धर्म से संबंधित पहला मेला हम देख रहे हैं। तो आयोजन इसका किया जाता है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर। अगर हम समझे तो हाजी वारिस अली शाह की दरगाह बहुत खास है और जनरली हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग इनमें आस्था रखते हैं, इनसे संबंधित है, इसलिए दरगाह पर दोनों ही समुदाय के लोग जाते हैं। तो जब ये मेला लगता है तो दोनों ही समुदाय के लोग जनरली हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। तो अच्छी बात है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य यहाँ पर हो रहा है। ठीक, और भारतीय पंथ निरपेक्ष जो नेचर है भारत का, भारतीय लोकतंत्र का, वह भी यहाँ देखने को मिल रहा है। आगे क्या कह रहे हैं कि इस मेले के द्वारा वारिस अली शाह और उनके पिता कुर्बान अली शाह को याद किया था। उनकी याद में ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में एक बड़ा पशु बाजार भी लगता है। ठीक है, ये भी इसकी एक खास विशेषता है। अब पशु बाजार तो लगेगा, लेकिन ये क्या है? ये एक मेला है, तो इसीलिए इसमें अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लोग आएंगे, अपने हस्तशिल्पों का प्रदर्शन भी करेंगे और उनकी खरीद बिक्री होगी, और साथ साथ कुछ खेल कूद से संबंधित कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जाएंगे। ये सभी कार्य देखने को मिलेंगे। बात इतनी क्लियर है। चलिए, तो इसीलिए जो मेला है वाजिद अली शाह से संबंधित गंगा जमुनी तहजीब पे संबंधित है। ठीक है, उस पर ये आधारित है। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब कि आपको हिंदू मुस्लिम दोनों ही देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है, तो एकता का कार्य ये करेगा। तो यह जो मेला था, ठीक है, ये मेला देवा शरीफ मेला अपने आप में खास है बहुत ज़्यादा। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसकी। ठीक, आगे की बात कर लेते हैं और देखते हैं अगला मेला हम लोग का क्या है। नौचंदी मेला कहाँ लग रहा है? मेरठ में लग रहा है। अब यह कैसा मेला है? यह भी एक पशु मेला है। अगर हम स्थिति को समझे तो हम क्या पाएंगे कि आज का यह तीसरा मेला है। ठीक है, इससे पहले क्या पड़ा? बटेश्वर, फिर उसके बाद में ददरी और अब नौचंदी पशु मेला। कहाँ लगता है? तो मेरठ में
नौचंडी देवी का जो मंदिर है वहाँ ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत 1672 में हुई थी, तो काफ़ी पुराना मेला भी है। ठीक है, कब लगता है? होली के बाद दूसरे रविवार को शुरू होता है मेला। ठीक, आगे कह रहे हैं कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, इत्यादि इत्यादि कार्यक्रम भी होंगे, जो कि हम समझते आ रहे हैं कि मेलों में होते ही हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि ये मेला जो है वह हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। ये इसकी एक खास बात है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि एक और मेला, खिचड़ी मेला, कहाँ का है? गोरखपुर। गोरखपुर में इस मेले का बहुत खास महत्व है। क्यों है ये भी समझ लीजिए। तो उसका एक बड़ा कारण है मकर संक्रांति, यानी कि मकर संक्रांति और खिचड़ी आपस में संबंधित है। तो जब ये दोनों चीज़ें संबंधित हैं तो यह इसकी पहली विशेषता हो गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कहाँ लगेगा जो मेला है? गोरखनाथ मंदिर में। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से संबंधित है, तो इसीलिए गोरखनाथ मंदिर पे मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग जगह, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत के ही लोग यहाँ आए, नहीं, ये टर्म सही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? नेपाल से और साथ ही अलग अलग देशों से भी लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका गुरु गोरखनाथ में विश्वास है, आस्था है, तो उसी आस्था को दिखाने के लिए ये यहाँ आते हैं और गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं और उसको वितरित करते हैं। बात क्लियर है? तो 1 जनवरी से ये शुरू होता है और 1 महीने तक चलता है, ये इसकी समय अवधि है। ठीक है, यही है बाबा गोरखनाथ का मंदिर जो हम सभी देख रहे हैं अपनी इस वीडियो में। चलिए आगे अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखिए, मेलों की तो आपने बात कर ली, सभी मेलों की अलग अलग विशेषता और कुछ खास चीज़ें सभी में हमें देखने को मिली, लेकिन मेले क्यों लगाए जाते हैं? एक बड़ा कारण, क्या फ़ायदा है इसको लगाने का? ठीक है, क्यों लगा रहे हैं हम, ये भी बात हम लोग को समझनी है। ठीक है, क्यों का मतलब क्या है कि आप बताएंगे कि क्या महत्व है इसका। ठीक है, ये खास बात यहाँ पर होगी। तो क्या महत्व है, इसको हम लोगों ने 4 भागों में विभाजित किया हुआ, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर अभी समझेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पहले धार्मिक महत्व समझ लीजिए। तो धार्मिक महत्व क्या है? पहली बात तो देखिए, आपको क्या करना है, मैं जनरली बताऊं तो इतिहास से संबंधित होता है। आपकी धार्मिक आस्थाएं यहाँ पर दिख रही होती है, धर्मों की परंपराएं दिख रही होती हैं, और साथ ही एक धर्म के लोगों को जोड़ने का कार्य भी किया जाता है। ये इसके क्या है? ये इसके धार्मिक पहलू हैं, धार्मिक महत्व है इसका। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि धार्मिक तौर पर मेलों का आयोजन धर्म और परंपराओं को समझने जानने के लिए किया जाता है। ठीक, और कह रहे हैं कि अपने भीतर हम जो आध्यात्म रखते हैं, जो धर्म रखते हैं, उसको भी हम लोग उजागर करते हैं और भाव जर्नली पैदा होता है। ठीक है, हम सभी लोग भारतीय हैं, बात क्लियर है, हम मानते हैं हम भारतीय, लेकिन जब कभी भी जनगण मन यानी कि हमारा राष्ट्रीय गान हो रहा होता है तो बॉडी कुछ अलग फील करती है उस समय, है ना। उस समय मन, ब्रेन सब में कुछ अलग चल रहा होता है। तो ऐसा होता है जनरली कि कोई व्यक्ति हो सकता है किसी धर्म से संबंधित हो, लेकिन ऐसे अवसरों पर कुछ खास भाव देखने को मिलते हैं अपने आप में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि जब मेले लगते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि कुंभ वगैरह में हमने देखा, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और समय उन सभी चीज़ों की जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। साथ ही मेले का एक रीज़न है आपसी सद्भाव बढ़ाना, यानी कि एक ही समुदाय, ठीक है, या फिर एक ही धर्म के लोग जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर धर्म अधिक हो जाए, एक से अधिक हो जाए तो और अच्छी बात है, तो क्या होगा? सद्भाव बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही आत्मिक शांति और संतोष भी बढ़ता है मन का। ठीक, इसके अलावा कोशिश क्या की जाती है कि जो हमारी सदियों से परंपरा चली आ रही है, सदियों से या सहस्त्राब्दियों से जो परंपरा चली आ रही है, यहाँ पर यह भी कोशिश की जाती है कि उनके माध्यम से जो हम हैं क्या करें, ज्ञान प्राप्त कर लें। जनरली हम ये तो करते हैं, रामायण से अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग संदेश मिलते हैं हम लोग को, तो वो हम सीखते हैं। सेम चीज़ महाभारत में होती है, तो सदियों पुरानी बात है, तो वही चीज़ें बता रहे हैं कि उनसे ज्ञान लेना है और क्या करना है, अगली पीढ़ी तक उसको पहुंचाने का कार्य करना है। ठीक है, ज़रूरी है कि अगली पीढ़ी चीज़ों को जाने समझें और उनसे परिचित हो और समझें कि किस प्रकार की हमारी जो धरोहर है यह अमूल्य है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, जैसे कुंभ मेला देश के विभिन्न भागों व विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को क्या करता है, एकत्रित करता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व, विशालता जो है इसकी वो मानव समागम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब यह है कि भाई यहाँ पर देश और दुनिया से अलग अलग लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं। इस वजह से क्या होता है, एक विशाल मानव समागम बन जाता है। साथ ही सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं को हम लोग साझा करते हैं, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो यह मेले को क्या है, ये धार्मिक महत्व है इसका।
ठीक है, तो धार्मिक महत्व आपने समझ लिया। और जितने ही पॉइंट है जनरली मैं देख रहा हूँ तो आपको 6 से 7 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं जिनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोग को। ओके, तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से मिल गए। तो अभी धार्मिक हुआ है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामाजिक महत्व क्या होता है मेलों का। तो क्या है भाई, जातियों, संप्रदायों और धर्मों के बीच मेल जोल बढ़ेगा। मेले लग रहे हैं तो जनरली क्या हुआ, मान लीजिए कोई एक धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म का मेला है, तो वो लोग क्यों जा रहे हैं, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम है या धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन अन्य धर्म के लोग, जैसे कि अगर कोई और मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या जैन है, बुद्धिज्म, वो लोग भी जा सकते हैं। क्यों, वो मनोरंजन के लिए तो जा ही सकते हैं। ठीक है, झूले झूलना हुआ, कोई गेम खेलना हुआ, कुछ खाना पीना हुआ, तो इस कार्यक्रम के लिए जाया जा सकता है ना। तो इसीलिए क्या होगा, लोगों में मेल जोल बढ़ेगा। ठीक, सामुदायिक एकता बढ़ेगी और साथ ही सामाजिक जागरूकता इससे लोगों में पोषित करके पारंपरिक समाज में बदलने का कार्य भी उसको किया जाएगा। ठीक है, तो यह इसका सामाजिक महत्व होता है। ठीक, यानी कि मुख्य रूप से समाज को जोड़ना है। चलिए अब सांस्कृतिक महत्व भी समझते हैं किस प्रकार है इसका। तो बता रहे हैं कि लोक जीवन और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि हम क्या दिखाएंगे, हम लोग का जो लोक जीवन है या हमारी परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, जो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम उन्हें वहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। ठीक, आगे कह रहे हैं कि इनमें धर्म, संस्कृति, साहित्य, व्यावसायिकता, कला, मनोरंजन, लोक नृत्य और लोकगीत आदि का जो है समावेश देखने को मिलता है। यानी कि सब चीज़ एक ही जगह पर। ठीक है, सब चीज़ एक जगह मतलब क्या है कि अगर किसी एक क्षेत्र का मेला है तो उसकी जो भी सांस्कृतिक विविधताएं हैं वह सभी आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी, हर एक चीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यह बात आपको बताई जा रही है। ठीक, इससे क्या होता है कि भाई अलग अलग जगह जो लोग बसे हुए होते हैं, ठीक है, यानी कि जनरली क्या हुआ कि किसी का फूफा जो है वो कहीं और रह रहे हैं, किसी की मौसी कहीं और है, किसी की काकी कहीं और है, नानी कहीं और है, लेकिन अवसर आया मेले का तो क्या हुआ, अलग अलग गांव से लोग जुड़े और जब वो मिले तो उन्होंने देखा कि हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं। तो इसमें से क्या हो रहा है, जो लोग अलग अलग जगह रहते हैं उनको जोड़ने का, मिलाने का कार्य भी भाई मेले ही कर रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है, और इस समय जितने भी लोग आते हैं तो एक दूसरे की प्रथाओं को समझते हैं। जैसे कि अगर हिंदू मेले में मुस्लिम लोग जाएं या मुस्लिम मेले में हिंदू लोग जाएं, या फिर सरधाना जो मेला था क्रिश्चियन वाला, उसमें हम देख रहे हैं कि भाई क्रिश्चियन मेले में अगर अन्य समुदाय के लोग जाएंगे तो क्या होगा भाई, हम जानेंगे कि दूसरे लोगों की रीति रिवाज क्या है, प्रथाएं क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, उनसे परिचित होने का हमें एक मौका मिलेगा और ये सभी कार्य क्या करेंगे, लोगों में लोक चेतना को बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि भाई जो मेले होते हैं ये प्रकृति और ऋतु परिवर्तन के अनुरूप लोक जीवन और लोक मानस के बदलाव को भी दर्शाते हैं। और जनरली ऐसा ही होता है, अलग अलग मेला अलग अलग समय से संबंधित होता है। जन्माष्टमी मेला, रामायण मेला या फिर खिचड़ी मेला, सबका अलग अलग महत्व था। तो मौसम बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, समय बदल रहा है, उसके अनुरूप एक अलग मेला कुछ खास विशेषताओं को लेकर आयोजित किया जा रहा है। चीज़ें इतनी क्लियर है। चलिए इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इसका कुछ आर्थिक महत्व भी होगा। तो आर्थिक महत्व आप समझ लीजिए, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में मेले का आयोजन किया गया है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, वहाँ पर क्या क्या आर्थिक महत्व रहेगा। देखिए पहली बात तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक है, अब रोजगार कैसे मिलेगा, कोई दूर से तो इंसान नहीं आएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपने मेला लगाया तो वहाँ के जो लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं उनको अवसर मिलेगा कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ से अपनी जीवन की रोजी रोटी वो कमा सकें। ठीक है, अब जब भाई रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, अब अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आएंगे और पैसे खर्च करेंगे। ठीक है, अब जब पैसे खर्च होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे लोगों की जो यहाँ पर आर्थिक स्थिति है वो बढ़ेगी। फिर सरकार देखेगी कि भाई इस मेले का महत्व तो लगातार बढ़ रहा है, तो सरकार कोशिश करेगी इस क्षेत्र में सुविधाएं देने की और धीरे धीरे क्षेत्र को सांस्कृतिक क्षेत्र बनाएगी और इसके जो स्थिति है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगी। तो यह सभी कार्य आर्थिक रूप से देखने को मिलते हैं। ठीक, तो लोगों की जीवन शैली सुधर जाती है, आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, क्षेत्र की स्थिति भी सुधर जाती है और क्षेत्र का महत्व भी बढ़ता है। तो वही सभी बातें यहाँ पर आपको दिखाई जा रही हैं। ठीक है, और साथ में एकजुटता भी होती है। अलग अलग जो हम लोग के कलाकार हैं, जैसे कि शिल्पकार हैं या कोई चित्रकार है,
ठीक है। तो यह सभी लोग भी यहाँ पे जुड़ते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो इन लोगों को भी मौका अच्छा मिलता है। तो खास थी इसकी आर्थिक विशेषताएं अपने आप में भी, ठीक है। तो ये आज का पूरा वीडियो अपने आप में बहुत खास था, बहुत सारी चीज़ों को समाये हुए था, और आपने आज के इस वीडियो को यदि पूरा देखा है तो मुझे उम्मीद है आपने नई नई चीज़ों को जाना समझा होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ नई चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, कुछ नई बातें आपको बताएंगे और आपको करेंगे मेंस रेडी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बने रहिए संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे।